विक्रम एक ऐसा पेंटर था जिसे शहर की चमक धमक और शोर शराबे से नफरत थी। उसके लिए रंग सिर्फ एक लिक्विड नहीं बल्कि खामोशियों को बोलने का जरिया थे। साल 2026 की गर्मियों में वो साउथ इंडिया के एक ऐसे कोने में पहुंचा जहां का जिक्र पुराने सरकारी नक्शे यानी मैप्स भी भूल चुके थे। गांव का नाम था इरुलूर। इरुलूर की सरहद पर कदम रखते ही विक्रम को एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। वहां की मिट्टी लाल थी, जैसे सदियों पहले वहां बहुत खून बहा हो। रास्ते के दोनों तरफ घने साल और टीक के दरख्त इतने ऊंचे थे कि उन्होंने सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से पहले ही निगल लिया था। पुराने लोग कहते थे कि इरुलूर का रास्ता इंसान खुद नहीं ढूंढता, बल्कि रास्ता खुद इंसान को चुनता है। विक्रम अपनी पुरानी जीप में सवार था। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचा, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया और रेडियो पर सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट रह गई। उसने एक पुराने ढाबे के पास गाड़ी रोकी। वहां बैठा एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें मोतियाबिंद से सफ़ेद हो चुकी थीं, उसे घूर कर देखने लगा। बेटा, कहाँ जा रहे हो? बूढ़े की आवाज़ किसी पुरानी लकड़ी के टूटने जैसी थी। मैं यहाँ की कोनेरी की तलाश में आया हूँ। सुना है वहाँ का नज़ारा पेंटरों के लिए जन्नत है। विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बूढ़े ने अपने हाथ की लाठी ज़मीन पर मारी। जन्नत? बेटा, वहाँ सिर्फ वो जाता है जिसे अपनी मौत से इश्क हो। इरुलूर की कोनेरी पानी का तालाब नहीं, वो एक प्यासी आँख है जो सदियों से किसी का इंतज़ार कर रही है। लौट जाओ, अभी भी वक्त है। विक्रम ने उन बातों को गांव का अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। उसने जीप आगे बढ़ाई। जंगल अब पहले से ज़्यादा घना हो गया था। अचानक रास्ते पर एक काली बिल्ली नहीं बल्कि एक अजीब सा धुआं दिखा जो रास्ता रोक रहा था। विक्रम ने ब्रेक मारी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर तभी उसे एक बेहद प्यारी मोगरे की खुशबू आई। ये खुशबू इस डरावने जंगल में बिल्कुल अलग थी। उसने गाड़ी छोड़ी और पैदल उस तरफ चल दिया जहां से खुशबू आ रही थी। घनी झाड़ियों को हटाते ही उसने देखा कोनेरी। वो एक बावड़ी की तरह थी, पर बहुत बड़ी। उसका पानी इतना नीला और इतना साफ था कि ऐसा लगता था जैसे ज़मीन पर आसमान गिर गया हो। हर तरफ पुराने पत्थर के खंभे थे जिन पर अजीबो-गरीब नक्काशी थी। कुछ में लोग नाच रहे थे तो कुछ में लोग चीख रहे थे। और वहाँ तालाब की सबसे निचली सीढ़ी पर पानी में अपने पैर डुबाए एक लड़की बैठी थी। उसका नाम था नंदिनी। उसने एक पुरानी ढंग की हरे रंग की धावणी यानी हाफ साड़ी पहनी थी। उसके काले बाल गीली होकर उसकी पीठ पर बिखरे थे। विक्रम जैसे किसी मंत्र में बंध गया हो। उसने धीरे से अपना बैग खोला, कैनवस निकाला और बिना किसी आहट के नंदिनी का पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। नंदिनी की पीठ विक्रम की तरफ थी, पर विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे महसूस कर रही है। जब उसने पहली बार पलटकर देखा तो विक्रम के हाथ से ब्रश गिर गया। नंदिनी की आंखें बेहद बड़ी और गहरी थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी उदासी थी जो किसी का भी दिल चीर दे। उसकी चमकदार त्वचा पर ढलता हुआ सूरज एक सुनहरी परत चढ़ा रहा था। तुम अजनबी हो, नंदिनी ने कहा। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी ठंडक थी जो विक्रम की रूह तक उतर गई। मैं एक पेंटर हूँ। मैंने कभी इतनी खूबसूरत जगह और इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा, विक्रम ने हकलाते हुए कहा। नंदिनी थोड़ा मुस्कुराई। खूबसूरती अक्सर एक पर्दा होती है विक्रम। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तालाब मेहमान नवाजी नहीं करता। विक्रम ने हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नंदिनी खामोश हो गई और फिर से पानी को निहारने लगी। मेरा इंतज़ार बहुत लंबा था। इस जंगल की हवाएं तुम्हारा नाम पहले ही ले आई थीं। विक्रम को ये बातें अजीब लगी, पर उसके दिल में डर की जगह एक गहरा आकर्षण पैदा हो गया था। उसने देखा कि नंदिनी के गले में एक पुराना तावीज़ था जिसमें एक लाल रंग का पत्थर चमक रहा था। क्या मैं कल फिर आ सकता हूँ? विक्रम ने पूछा। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें पल भर के लिए बिल्कुल काली हो गईं, जैसे कोई गहरा कुआं हो, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गईं। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो तुम रास्ता खुद ढूंढ लोगे। जब विक्रम वापस अपनी जीप की तरफ गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, पर जब भी वो मुड़कर देखता वहाँ सिर्फ खामोश दरख्त खड़े होते। वो नहीं जानता था कि उसने इरुलूर की दहलीज को पार कर लिया था, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कोनेरी से लौटा विक्रम अब भी उस एहसास में खोया हुआ था जो उसे नंदिनी को देखकर मिला था।
सूरज पूरी तरह ढल चुका था और जंगल के अंधेरे ने इरुलूर गांव को अपनी आगोश में ले लिया था। विक्रम ने रहने के लिए गांव के एक पुराने ज़माने की हवेली नुमा मकान का एक कमरा किराए पर लिया था। ये मकान गांव के किनारे पर था, जिसके ठीक पीछे से जंगल की घनी झाड़ियां शुरू हो जाती थीं। मकान का मालिक, एक दुबला पतला आदमी जिसका नाम सोमन्ना था, विक्रम को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने विक्रम के कपड़ों पर लगी लाल मिट्टी और उसके चेहरे की चमक को देखा। तुम कोनेरी की तरफ गए थे ना? सोमन्ना ने पूछा। उसका स्वर थोड़ा भारी था। विक्रम ने गर्दन हिलाई। हाँ, बहुत सुकून है वहाँ। मैंने एक लड़की को भी देखा, नंदिनी नाम है उसका। सोमन्ना के हाथ से चाबियों का गुच्छा जमीन पर गिर गया। उसने तुरंत अपने घर के दरवाजे पर लगे एक पुराने टोटके को छुआ और बुदबुदाया, भगवान रक्षा करे। उसने विक्रम की तरफ देखा और कहा, बेटा, आज रात कमरे से बाहर मत निकलना। चाहे कोई भी आवाज़ सुनाई दे, चाहे कोई तुम्हें पुकारे, खिड़की मत खोलना। इरुलूर की रातें मेहमान नवाज नहीं होती। विक्रम ने इसे भी गांव वालों का डर ही समझा। वो अपने कमरे में गया, जो ऊपर की मंजिल पर था। कमरा पुराना था, दीवारों से चूना झड़ रहा था और एक पुरानी लकड़ी की खिड़की थी जो सीधे जंगल की तरफ खुलती थी। उसने अपना कैनवस एक तरफ रखा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद कहाँ थी। उसकी आंखों के सामने बार बार नंदिनी का वो उदास चेहरा और वो नीला पानी घूम रहा था। रात के 2 बजे अचानक कमरे की ठंडक बढ़ने लगी। विक्रम की सांस निकलने पर धुआं बन रही थी। सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज़ आई, छन छन। ये पायल की आवाज़ थी। पहले लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर जंगल में चल रहा हो, पर धीरे धीरे वो आवाज़ कमरे की दीवारों के ठीक बाहर महसूस होने लगी। विक्रम उठकर बैठ गया। उसका दिल किसी तबला की तरह बज रहा था। उसने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के बाहर सुनहरी धुंध छाई हुई थी। विक्रम, एक बहुत ही मधुर और दर्द भरी पुकार आई। ये नंदिनी की आवाज़ थी। विक्रम भूल गया सोमन्ना ने क्या कहा था। उसने दीवानगी में खिड़की खोल दी। बाहर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। नीचे ज़मीन पर कोई नहीं था, लेकिन हवा में मोगरे की वही तीखी खुशबू बिखरी हुई थी। उसने जंगल की तरफ देखा। वहाँ एक सफ़ेद साया तेज़ी से पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। वो साया रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो नंदिनी ही थी, लेकिन उसकी आंखें रात के अंधेरे में नीली चमक रही थीं। उसने विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाया और इशारा किया, आओ। विक्रम जैसे किसी वशीकरण में हो। वो कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियाँ उतरा और बिना जूते पहने ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। कांटे उसके पैरों को चुभ रहे थे, खून निकल रहा था, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो सिर्फ उस सफ़ेद साए के पीछे भाग रहा था। वो फिर से कोनेरी के पास पहुंच गया। रात में तालाब का नज़ारा बदल गया था। तालाब से हल्की हल्की भाप निकल रही थी। नंदिनी तालाब के बीच बने एक पुराने पत्थर के मंडप पर खड़ी थी। तुम क्यों आए विक्रम? मैंने कहा था ना कि ये जगह खतरनाक है, नंदिनी ने कहा, पर इस बार उसकी आवाज़ में एक दर्द था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता नंदिनी। तुम कौन हो? तुम यहाँ अकेले रात को क्या कर रही हो? विक्रम ने हाँफते हुए पूछा। नंदिनी उसके करीब आई। विक्रम ने देखा कि उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर थे। उसका जिस्म धुंधला सा लग रहा था, जैसे वो किसी रोशनी से बनी हो। नंदिनी ने अपना ठंडा हाथ विक्रम के गाल पर रखा। विक्रम, देखो। उसने तालाब के पानी की तरफ इशारा किया। विक्रम ने पानी में देखा, पर उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे पानी के अंदर हजारों लोग दिखे, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े नीचे डूबते जा रहे थे। उनके चेहरे भयानक थे, आंखें खाली थीं, और वो सब एक ही नाम पुकार रहे थे, नंदिनी, हमें आज़ाद करो, नंदिनी। विक्रम पीछे हट गया। ये क्या है? ये लोग कौन है? नंदिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर वो आंसू जमीन पर गिरते ही मिट्टी में बदल रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्हें सदियों से ये तालाब निगल रहा है, और मैं उनकी चौकीदार हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ, क्योंकि अगला चेहरा जो इस पानी में दिखेगा वो तुम्हारा हो सकता है। तभी तालाब के पानी में एक जोर का उबाल आया। एक भयानक काली परछाई पानी से बाहर निकली। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की जंजीर थी। उसने वो जंजीर नंदिनी की तरफ फेंकी और उसे जकड़ लिया। नंदिनी दर्द से चीखी। नहीं, उसे मत छूना, विक्रम चिल्लाया और उस काली परछाई की तरफ लपका। पर जैसे ही उसने उस साए को छूना चाहा, उसे एक ऐसा झटका लगा जैसे हजारों वोल्ट का करंट लगा हो। वो दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। जब सुबह हुई, विक्रम ने खुद को उसी कमरे में पाया। सोमन्ना उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और फिक्र दोनों थीं।
मैंने कहा था ना विक्रम, खिड़की मत खोलना, तुम्हारे पैरों को देखो। विक्रम ने नीचे देखा तो उसके पैरों में जंगल की काली मिट्टी लगी थी और कांटों के निशान थे। तो वो सपना नहीं था, वो सब सच था। विक्रम ने कैनवस की तरफ देखा। जो पोर्ट्रेट उसने कल शुरू किया था उसमें नंदिनी की आंखों से अब असली खून टपककर कैनवस पर सूख गया था। विक्रम की पूरी रात उस खौफनाक तजुर्बे में बीती थी। उसने जो कुछ देखा था वो उसकी समझ से परे था। सुबह की पहली किरण के साथ ही विक्रम ने तय किया कि वो इस राज की तह तक जाएगा। सोमन्ना की गुस्से और डर ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि नंदिनी कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसका हल सिर्फ गांव के पुराने मंदिर में मिल सकता था। गांव के बिल्कुल पूर्वी यानी ईस्ट छोर पर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। ये मंदिर इतना पुराना था कि इसकी दीवारों पर बनियन यानी बरगद के पेड़ की जड़ें ऐसे लिपट गई थी जैसे किसी अजगर ने मंदिर को जकड़ रखा हो। मंदिर के अंदर का सन्नाटा शहर के किसी शमशान जैसा भयानक था। वहाँ विक्रम की मुलाकात एक बूढ़े पुजारी से हुई जिनके चेहरे पर झुर्रियों की एक पूरी दास्तान लिखी थी। उनका नाम था शास्त्री जी। शास्त्री जी, मैं कोनेरी की लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ, विक्रम ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। शास्त्री जी ने अपनी धुंधली आंखों से विक्रम को देखा और एक गहरी सांस ली। कोनेरी, वो पानी नहीं, वो इरुलूर के गुनाहों का घड़ा है बेटा। आज से लगभग 200 साल पहले इस गांव पर एक ऐसी आफत आई थी जिसने सब कुछ मिटा दिया था। न बारिश हो रही थी, न कुएं में पानी बचा था, लोग प्यास से तड़प कर मर रहे थे। उन्होंने विक्रम को मंदिर के एक पुराने तहखाने यानी बेसमेंट में ले गए जहां ताड़पत्र यानी पाम लीव्स पर लिखी पुरानी कहानियां धूल फांक रही थीं। एक पुरानी पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बताया, ये नंदिनी है। वो इस गांव के ज़मींदार की बेटी थी, बेहद मासूम और सुंदर। लेकिन जब गांव में अकाल पड़ा तो एक बाहर से आए तांत्रिक ने ज़मींदार को बहकाया। उसने कहा कि अगर गांव को बचाना है तो किसी ऐसी लड़की की बलि देनी होगी जो निष्पाप यानी प्योर हो। ज़मींदार ने अपने ही हाथों से अपनी बेटी को उस तालाब में धक्का दे दिया। विक्रम का दिल बैठ गया। लेकिन बलि तो सिर्फ एक बार दी जाती है, वो अब तक वहाँ क्यों है? शास्त्री जी की आवाज़ कांपने लगी। गलती वहीं हुई। बलि देते वक्त नंदिनी ने मौत को स्वीकार नहीं किया था। उसने तड़पते हुए अपने पिता को देखा और उसके दिल में नफरत भर गई। तांत्रिक ने उसे हमेशा के लिए वहाँ कैद करने के लिए एक श्रापित खंजर उसकी सीने में उतार दिया था। तब से वो ना जिंदा है न मरी है। वो उस तालाब की रखवाली करती है और हर वो शख्स जो वहाँ जाता है उन भटकती रूहों का शिकार बन जाता है जो नंदिनी के साथ वहाँ बलि दी गई थी। विक्रम ने वो तस्वीर देखी। नंदिनी के सीने में वही खंजर दिख रहा था जो उसने रात को सपने या हकीकत में देखा था। क्या उसे आज़ाद करने का कोई रास्ता नहीं है? विक्रम ने पूछा। सिर्फ एक रास्ता है, शास्त्री जी ने कहा। कोई ऐसा इंसान जो मौत से ना डरे और जिसका प्रेम इतना सच्चा हो कि वो अपनी रूह को खतरे में डाल सके। उसे उस तालाब की गहराई में जाकर वो खंजर निकालना होगा। पर याद रखना विक्रम, वो खंजर सिर्फ लोहा नहीं है, वो सदियों का गुस्सा और दर्द है। जो उसे छूता है वो अक्सर राख बन जाता है। विक्रम मंदिर से बाहर निकला तो जंगल की हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। उसे महसूस हो रहा था कि नंदिनी उसे देख रही है। वो भागते हुए फिर से कोनेरी पहुंचा। दिन के उजाले में तालाब शांत था। नंदिनी वहां बैठी थी, पर इस बार वो रो रही थी। उसके आंसू पानी में गिरते ही नीली रोशनी पैदा कर रहे थे। तुमने सब जान लिया ना? नंदिनी ने बिना मुड़े पूछा। विक्रम उसके पास बैठ गया। हाँ, और मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा नंदिनी। नंदिनी ने एक भयानक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए सड़ने लगा और उसकी आंखें गड्ढों में बदल गईं। आज़ादी? विक्रम, मैं आज़ाद होना नहीं चाहती, मैं बदला लेना चाहती हूँ, हर उस इंसान से जो इस गांव का है। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करोगे अगर मैं तुम्हें भी मार डालूं? अचानक तालाब का पानी ऊपर उठने लगा। एक विशाल लहर ने विक्रम को घेर लिया। पानी के अंदर से सैकड़ों हाथ निकले और विक्रम की टांगों को जकड़ने लगे। वो हाथ हड्डियों के ढांचों के थे। नंदिनी, ये तुम नहीं हो, ये खंजर तुमसे करवा रहा है, विक्रम चिल्लाया। नंदिनी का डरावना रूप धीरे धीरे गायब हुआ और वो फिर से वही मासूम लड़की बन गई। उसने चीख कर कहा, भाग जाओ विक्रम, वो आ रहा है, काल भैरव का वो साया जो मेरा मालिक है। जंगल का अंधेरा दिन में ही छा गया। एक 10 फीट ऊंचा काला साया जिसके हाथ में लोहे का एक भारी सांकल था, तालाब के पानी से बाहर निकला। ये वही साया था जिसने रात को नंदिनी को बांधा था। उसने विक्रम की तरफ देखा और एक ऐसी आवाज़ निकाली जो पहाड़ों को हिला दे। विक्रम वहाँ से भागा नहीं। उसने अपने बैग से वही पेंटिंग निकाली जो उसने पहले दिन बनाई थी।
नंदिनी, अपने आप को याद करो, तुम ये नहीं हो। वो काला साया विक्रम की तरफ बढ़ा और अपना भारी हाथ हवा में उठाया। विक्रम ने आंखें बंद कर ली। मौत उसके सर पर खड़ी थी, लेकिन तभी वो काला साया, जिसे शास्त्री जी ने काल रक्षक कहा था, विक्रम के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके जिस्म से सड़ने की बदबू आ रही थी और उसकी आंखें दो दहकते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही उसने अपना भारी हाथ विक्रम को कुचलने के लिए उठाया, नंदिनी ने एक दर्दनाक चीख मारी। नहीं, इसे छोड़ दो। नंदिनी का शरीर हवा में लहराया और वो उस काले साए से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। दो रूहों की टक्कर ने तालाब के पानी में एक बवंडर पैदा कर दिया। विक्रम ने देखा कि नंदिनी उस दरिंदे को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पैरों में बंधी जंजीरें उसे बार बार नीचे खींच रही थीं। विक्रम, अभी जाओ, तालाब के बीच में कूदो, वही वो खंजर है, नंदिनी ने तड़पते हुए कहा। विक्रम जानता था कि वो तैरना जानता है, लेकिन ये कोई आम तालाब नहीं था। इसका पानी भारी था और इसमें मौत का वास था। उसने एक गहरी सांस ली और तालाब के काले पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही विक्रम पानी के अंदर गया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों बर्फीली उंगलियां उसके जिस्म को छू रही हों। पानी के अंदर का नज़ारा किसी भयानक सपने से कम नहीं था। नीचे हजारों हड्डियों के ढांचों का एक पहाड़ था। ये वो लोग थे जो सदियों से यहाँ बलि दिए गए थे या रास्ता भटककर यहाँ आ गए थे। विक्रम का दम घुटने लगा। उसे ऊपर की तरफ रोशनी दिख रही थी, लेकिन नीचे उसे एक नीली चमक दिखाई दी। वो वही खंजर था जो एक बड़े से पत्थर में धंसा हुआ था। उस पत्थर के चारों तरफ हजारों रूहें लिपटी हुई थीं, जैसे वो उस खंजर की हिफाजत कर रही हों। अचानक एक ढांचा विक्रम की तरफ बढ़ा और उसने विक्रम का गला पकड़ लिया। विक्रम ने उसे लात मारी, पर पानी में उसकी ताकत कम पड़ रही थी। उसने देखा कि पानी के अंदर भी नंदिनी की आवाज़ गूंज रही है। हिम्मत मत हारना विक्रम, सिर्फ तुम्हारे खून में वो ताकत है जो इस लोहे को पिघला सकती है। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस ढांचों के घेरे को तोड़ते हुए नीली रोशनी की तरफ बढ़ा। उसने उस खंजर की मुट्ठियां पकड़ी। जैसे ही विक्रम ने खंजर को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म में पिघला हुआ लोहा भर दिया गया हो। खंजर ने विक्रम की यादों को निचोड़ना शुरू कर दिया। उसे अपने बचपन के दुख, अपनी तन्हाई और अपनी पुरानी तकलीफें एक साथ महसूस होने लगी। खंजर उससे कह रहा था, तुम क्यों मरना चाहते हो एक ऐसी रूह के लिए जो पहले ही मर चुकी है? छोड़ दो इसे और वापस जाओ। लेकिन विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और नंदिनी की वो पहली मुस्कुराहट याद की। उसने सोचा, अगर मैं मर भी गया तो कम से कम वो आज़ाद हो जाएगी। उसने पूरी ताकत से खंजर को खींचा। खंजर से एक ऐसी चीख निकली जो पानी के अंदर से होते हुए बाहर जंगल तक गूंजी। विक्रम के हाथ से खून निकलने लगा और वो खून नीली रोशनी में मिलकर सुनहरा हो गया। खंजर धीरे से पत्थर से बाहर निकल आया। ऊपर सतह पर वो काला रक्षक राख में बदलने लगा। उसने एक आखिरी बार विक्रम को मौत के घाट उतारने के लिए पानी में अपना हाथ डाला, लेकिन नंदिनी ने अपनी रूहानी ताकत से उसे तालाब से बाहर धक्का दे दिया। विक्रम खंजर लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। उसके फेफड़ों में पानी भर रहा था। उसने देखा कि नंदिनी पानी के अंदर तेजी से उसकी तरफ आ रही है। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे सतह की तरफ खींचा। विक्रम जब किनारे पर आया तो वो बुरी तरह कांप रहा था। उसने खंजर जमीन पर फेंक दिया। खंजर गिरते ही काला पड़ गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। नंदिनी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके पैरों की जंजीरें अब गायब थीं, लेकिन विक्रम ने देखा कि नंदिनी का शरीर अब पहले से ज्यादा धुंधला हो गया था। विक्रम, तुमने कर दिखाया। उसने विक्रम के जख्मी हाथों को छुआ। विक्रम ने महसूस किया कि पहली बार नंदिनी का स्पर्श ठंडा नहीं बल्कि नर्म और गर्म था। अब तुम आज़ाद हो नंदिनी, चलो यहाँ से, विक्रम ने हाँफते हुए कहा। मैं आज़ाद हूँ विक्रम, लेकिन इस दुनिया से आज़ाद होने के लिए। इस खंजर के निकलते ही मेरा इस धरती से रिश्ता टूट गया है। मैं यहाँ सिर्फ इस श्राप की वजह से रुकी थी। अब मुझे वहाँ जाना होगा जहाँ से कोई वापस नहीं आता। विक्रम का दिल डूब गया। नहीं, मैंने ये तुम्हें खोने के लिए नहीं किया था, मैंने ये तुम्हें पाने के लिए किया था। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग का हो गया था। नंदिनी का शरीर धीरे धीरे हवा में बिखरने लगा था। ये सैडनेस का वो पल था जहाँ जीत कर भी विक्रम सब कुछ हार रहा था। कोनेरी के किनारे खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। सूरज की आखिरी लाल किरणें तालाब के पानी पर ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान खून के आंसू रो रहा हो। विक्रम जमीन पर पड़ा था। उसके जिस्म से खून बह रहा था और सांसें उखड़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ नंदिनी पर था। नंदिनी उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसका जिस्म अब किसी कांच की तरह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता जा रहा था। श्रापित खंजर के निकलते ही वो सारी काली ताकतें खत्म हो गई थी, लेकिन उन ताकतों के साथ ही वो डोर भी टूट गई थी जिसने नंदिनी को इस दुनिया में पकड़ रखा था। विक्रम,
मुझे देखो, नंदिनी ने धीमे से कहा। उसका चेहरा अब किसी फरिश्ते जैसा सुकून भरा था। रोना मत, तुमने मुझे उस दोज़ख से निकाल दिया जहां मैं सदियों से जल रही थी। तुम मेरे मुक्तिदाता हो। विक्रम ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। इस बार उसके हाथ हवा में से निकल गए। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता नंदिनी। मैंने दुनिया से लड़ने की हिम्मत की थी, मौत से लड़ने की हिम्मत की थी, पर तुम्हारी इस जुदाई से कैसे लड़ूं? नंदिनी की आंखों से एक सुनहरा आंसू गिरा। हमारा रिश्ता इस जहां का है ही नहीं। मैं एक गुजरा हुआ वक्त हूँ और तुम एक बहता हुआ कल। मेरे लिए अपनी ज़िंदगी मत रोकना विक्रम। तुम्हारी हर पेंटिंग में मैं रहूंगी, हर मोगरे की खुशबू में मैं मिलूंगी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे कोई पेंटिंग नहीं चाहिए, मुझे कोई खुशबू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। लेकिन वक्त को रोकना किसी के बस में नहीं था। नंदिनी का शरीर धीरे धीरे सुनहरी धुंध में बदलने लगा। उसने विक्रम के माथे को चूमना चाहा और विक्रम ने एक हल्की सी गर्माहट महसूस की, एक ऐसी गर्माहट जो उसकी रूह तक उतर गई। अगली बार जब हम मिलेंगे विक्रम, तो ना कोई तालाब होगा, ना कोई श्राप, सिर्फ तुम होगे, मैं होंगी और हमारा इश्क होगा। नंदिनी की आवाज़ अब हवा की सरसराहट में बदल रही थी। शुक्रिया मेरे हमसफ़र। और फिर एक तेज़ हवा का झोंका आया। नंदिनी का वजूद पूरी तरह बिखर गया। कोनेरी का पानी एक बार फिर नीला और शांत हो गया, जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। विक्रम वहाँ अकेला रह गया। उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी और नंदिनी के बालों से गिरा एक मुरझाया हुआ मोगरे का फूल था। सालों बाद इरुलुर गांव बदल गया, लेकिन कोनेरी की दास्तान वही रही। विक्रम वापस शहर नहीं गया। उसने उसी श्रापित तालाब के किनारे अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली। वो बूढ़ा हो चुका था, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और हाथ कांपते थे, लेकिन उसने एक आखिरी पेंटिंग शुरू की थी। वो पेंटिंग थी उस पल की जब उसने नंदिनी को पहली बार देखा था। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास आते और पूछते, दादाजी आप हमेशा इस खाली जगह को क्यों निहारते रहते हैं? विक्रम मुस्कुराकर कहता, बेटा वहाँ एक राजकुमारी बैठी है जो मेरे पोर्ट्रेट पूरा होने का इंतज़ार कर रही है। एक ठंडी सर्द रात को विक्रम ने अपनी आखिरी पेंटिंग पूरी की। उसने नंदिनी की आंखों में वो आखिरी चमक भरी जो उसने आज़ादी के वक्त देखी थी। जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक लगाया, उसके दिल की धड़कन थक कर रुक गई। उसका सर कैनवस पर गिर गया। कहते हैं उस रात इरुलुर के लोगों ने तालाब से एक पायल की छन छन सुनी थी, और जब सुबह लोगों ने विक्रम की लाश देखी तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उसने अपनी मंजिल पाली हो। उसके हाथ में जो मोगरे का फूल सालों से मुरझाया हुआ था, वो आज बिल्कुल ताज़ा और महकता हुआ था। कोनेरी आज भी वहाँ है। लोग कहते हैं कि अब वहाँ डर नहीं लगता, अब वहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है, क्योंकि अब नंदिनी वहाँ अकेली नहीं है। वो पेंटर अपनी राजकुमारी के पास पहुँच गया है। उनका इश्क जो सदियों से अधूरा था, मौत की दहलीज पर पहुंचकर पूरा हो गया।